घर पर बैठे पूरे मोहल्ले की खबर रखने वाली सास बहू। अरे कीर्ति बहू कहाँ चली गई? अरे बेटा देखो तो मौसम कितना खराब हो रहा है, किसी भी वक्त बारिश आती होगी। छत पर कुछ कपड़े पड़े हैं, उन्हें उतार ला जरा। हाँ माँ, अभी लेकर आ रही हूँ। पहले ये बाहर का सामान अंदर रख दूं, अगर भीग गया तो सुखाना भारी हो जाएगा। आंगन में कुछ मसाले सूख रहे होते हैं। उधर बादल जोरों से गरज रहे हैं। कीर्ति छत पर कपड़े लेने पहुंच जाती है। दूसरी छत पर पड़ोसन की बहू निकिता भी कपड़े उतारने आई होती है। कीर्ति को देखकर वो उससे बात करती है। क्या बात है कीर्ति, आज तो बड़ी चमक रही हो। लगता है अंकित ने गिफ्ट की है ये साड़ी, और ये तुम्हारी झुमकी सच में बहुत प्यारी लग रही है। ये भी उन्होंने ही दी है क्या? अरे हाँ भाई, सब नया है। अब तुम्हें तो पता ही है अंकित के नेचर का। वो चाहते हैं कि मैं हमेशा सज धज कर रहूं, फिर चाहे कितना ही खर्च क्यों ना हो जाए। सही है भाई, तुम्हारे तो मजे हैं। अंकित तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करता। वैसे मजे तो विमला काकी की बहू वर्तिका के भी है। सुना है शुभम की सैलरी बढ़ गई है 20,000 रूपए। आजकल तो खुले हाथ से खर्चे कर रही है। अरे बहन, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत कर। ये लोग जो दिखाते हैं वो है नहीं। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो, मैं समझी नहीं। वही, आए दिन इनके घर में कलेश होते हैं। इतनी सैलरी आती है लड़के की, लेकिन इनकी बहू कुछ नहीं बचने देती। नौबत तो कर्ज लेकर घर चलाने की आ गई है। कीर्ति की बातें सुनकर निकिता कानों पर हाथ रख लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। उधर पीछे वाली छत पर विमला भी कपड़े उतारने आती है। कीर्ति की बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये हमारे घर की बातें सरला की बहू को कैसे पता लगी? ये तो पूरे पड़ोस में ढिंडोरा पीट देगी। वर्तिका को तो मैं अभी जाकर सबक सिखाती हूँ। विमला छत से नीचे उतरते ही गुस्से में वर्तिका पर बरस पड़ती है। वर्तिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर की निजी बातें पड़ोसियों को बताने की? इससे सिर्फ हमारी बदनामी होगी और कुछ नहीं। पर मम्मी, मैंने कब और किसी क्या बताया? और आप हर वक्त हर चीज के लिए मुझे ही दोष क्यों देती हैं? कुछ देर बाद कीर्ति छत से कपड़े लेकर नीचे आती है। इधर सरला खिड़की के पास खड़ी होती है। कीर्ति को देखते ही वो उसे इशारे से अपने पास बुलाती है। अरे बहू जल्दी आ, यहाँ आधे पड़ोसियों के घर में एंटरटेनमेंट चल रहा है। दोनों सास बहू कान लगाकर पड़ोसियों की बातें सुनने लगती हैं। तभी कीर्ति को ढूंढता हुआ अंकित वहां आ जाता है। दिव्या, तुम्हारी भाभी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है? भैया, भाभी और मम्मी कहाँ हो सकती है? हर बार की तरह या तो बालकनी में होंगी या फिर अपनी खिड़की से झांकते हुए पड़ोसियों के घर की तरफ। हाँ बिल्कुल, एकदम सही बात कही है दिव्या ने। वैसे भैया, जो भी काम है बाद में बोलना, अभी भाभी बहुत बिजी हैं। ये कहकर अंकुश हंसने लगता है। दरअसल सरला और कीर्ति की सास बहू की जोड़ी पूरे मोहल्ले में मशहूर होती है। उनके पास हर किसी की खबर जो होती है। ऐसी 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम के 5 बजे सपना अपना लैपटॉप लेकर किसी जरूरी काम में लगी होती है। तभी बाहर से राजेश घर आता है। अरे भाई, कहाँ हो सबके सब? आज तो तुम लोगों ने दोपहर की चाय तक नहीं पूछी। मेरा तो सिर बहुत भारी हो रहा है। अरे सपना बहू, जरा 2 कप चाय तो बना दो। सपना एक जरूरी मीटिंग में होती है, इसलिए वो इशारे से अपनी सास को जवाब देती है और लैपटॉप लेकर छत पर चली जाती है। इधर सरला को खुद ही जाकर चाय बनानी पड़ती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही सपना अपना काम खत्म करके नीचे आती है, सरला उससे नाराज होकर बात करती है। बहू, ये क्या रोज रोज का ड्रामा है? घर में इतने लोग हैं फिर भी कह कर काम करवाना पड़ता है, और तुम क्या पूरा दिन ये लैपटॉप इधर उधर लेकर घूमती रहती हो? मम्मी देखिए, मैं इतना पढ़ लिख कर घर पर बैठकर सिर्फ चाय और रोटी तो नहीं बना सकती। मेरे भी तो कुछ सपने हैं, मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं, जिसके लिए मेरा काम करना बहुत जरूरी है। तो साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हें घर का काम नहीं करना है? नहीं, मैं ऐसा कहाँ कह रही हूँ। देखिए, मैं सुबह का काम कर लेती हूँ, दोपहर का भी कर दूंगी, लेकिन 5 बजे के बाद मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ, तो शाम का काम जेठानी जी देख लेंगी। सपना की बात सुनकर कीर्ति तुरंत बीच में बोल पड़ती है। अरे नहीं बाबा नहीं, शाम के वक्त भला मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं लंच का काम कर लूंगी, लेकिन 5 से 7 बजे के बीच तो मैं अवेलेबल ही नहीं रहती। तभी दोनों बेटे भी ऑफिस से घर आ जाते हैं। उनकी बातें सुनकर अंकुश मुस्कुराते हुए बोलता है। अरे भाभी, आपने कब से वर्क ज्वाइन कर लिया जो आप अवेलेबल नहीं हैं? भैया, आप समझ नहीं रहे, भाभी अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट काम की बात कर रही हैं। सपना को दिव्या और अंकुश की बातें समझ नहीं आती, इसलिए वो चुप हो जाती है। हाँ तो ठीक है, मैं ही डिनर बना लूंगी, अपना वर्क थोड़ा रीशेड्यूल कर लूंगी। इतना कहकर सपना रसोई में जाकर काम करने लगती है। भगवान, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, रोज बारिश भी आ रही है, लेकिन रसोई में देखो कैसी घुटन हो रही है। थोड़ी देर बाहर जाना पड़ेगा, मैं तो पूरी पसीने से भीग गई हूँ। सपना करीब 1.5 घंटे लगाकर डिनर तैयार करती है। सारा खाना बनाने के बाद वो थोड़ी देर हवा खाने के लिए छत पर चली जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि कीर्ति और सरला ठाके मारकर हंस रही होती है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़ी दूसरों की बहुओं में नाक घुसाती थी ये कमला। अब मजा आएगा।
हाँ मम्मी, दूसरों को कहना आसान है, लेकिन जब खुद के घर पर आग लगती है ना, असली सबक तो तभी मिलता है। सपना दोनों को इस तरह बातें करते हुए देख लेती है। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, नीचे से अंकुश उसे आवाज लगाने लगता है। अरे सपना, मेरी ब्लू टी शर्ट नहीं मिल रही है, आकर दे दो प्लीज, मैं अभी नहा कर आया हूँ। अंकुश की बात सुनकर सपना तुरंत नीचे चली जाती है। वो अंकुश को कपड़े देती है। उसके बाद सब लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं। चाची, आज तो आपने बड़े ही स्वादिष्ट आलू बनाए हैं। मम्मी तो कभी नहीं बनाती है ऐसे आलू। बेटा, मम्मी के पास खाने में स्वाद डालने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। हाँ हाँ कुछ ज्यादा ही जरूरी काम है। क्या कहा तुमने, जरा फिर से बोलना। अरे नहीं, कुछ नहीं, यही कि तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। सब लोग ऐसी बातें करते हुए खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह कमला बाहर से सरला को आवाज लगाती है। पिंकी के घर कीर्तन है, आना नहीं है क्या तुझे? सरला कमरे से अपनी साड़ी ठीक करते हुए बाहर निकलती है। इधर अंकित और अंकुश कमला को बैठने के लिए कहते हैं। कमला ने बड़े सुंदर सोने के कंगन पहने होते हैं। उन्हें देखकर दिव्या बोलती है। अरे वाह काकी, आपके कंगन तो कितने प्यारे लग रहे हैं। मम्मी ने भी भैया की शादी में अपने लिए बनवाए थे, लेकिन आज तक हाथों में पहन कर नहीं देखे। अरे भाई, तुम्हारे चाचा मानते ही नहीं, हर तीसरे महीने कुछ न कुछ सोने का बनवा कर ले आते हैं। क्यों झूठ बोल रही हो काकी, ये तो आपने जराकी से खरीदे हैं, गेट 1 बाय 1 सेल से। कीर्ति की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इधर कमला मुंह बनाकर मनी मन सोचने लगती है। हे भगवान, इनकी आंखों में कौन से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जो इन्हें सब कुछ पता चल जाता है। चलो बहन, वरना ये तो सारा सच बता देगी तुम्हें। पिंकी हमारी राह देख रही होगी। सरला और कमला पिंकी के घर चली जाती हैं। सब लोग भगवान के भजन करते हैं। उसके बाद पिंकी और उसकी बहू मिलकर सभी को प्रसाद बांटते हैं। क्या बात है पिंकी बहन, प्रसाद तो बड़ा अच्छा बनाया है, लगता है निकिता बहू ने बनाया है। अरे हाँ भाई, अब अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। अरे बस रहने दो, तुम्हारी बहू अच्छा खाना बनाती है, मंगवाती है। और पूनम बहन, स्वाद अच्छा होगा ही। प्रसाद शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट से जो ऑर्डर किया है निकिता बहू ने। क्यों निकिता बहू, सच कह रही हूँ ना? सरला की बातें सुनकर निकिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भगवान, इनको कैसे पता चला? ये तो सबके सामने मेरा पर्दाफाश कर रही हैं। निकिता बातों को इधर उधर करने लगती है और सभी औरतों में कोल्ड ड्रिंक और प्रसाद बांटने लगती है। कुछ देर बाद सभी औरतें अपने अपने घर जाने लगती हैं। पिंकी अपने बहू के हाथों के खाने की कितनी झूठी तारीफ करती है, जबकि उसकी बहू तो रेस्टोरेंट से मंगवा कर खिलाती है। इससे अच्छी तो हमारी बहू प्रीति है, कम से कम सब कुछ घर पर तो बना लेती है। हाँ हाँ बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। घर का खाना ही अच्छा होता है और 4 पैसे भी बचते हैं। सरला की वजह से पिंकी की बहू की पोल खुल जाती है। आज जो पिंकी सबके सामने बढ़ चढ़कर अपनी बहू की तारीफ कर रही थी, वही मुंह लटकाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सरला भी अपने घर पहुंच जाती है। मम्मी, कीर्तन तो हो गया, लेकिन अब पिंकी आंटी के घर से इतनी जोरदार आवाजें क्यों आ रही है? इनके तो बर्तन भी खड़क रहे हैं। आवाजें तो आएंगी ही भाई, निकिता का सच जो सबको बता दिया है मैंने। ये सुनकर कीर्ति हंसने लगती है। उधर हॉल में बैठा राजेश उनकी बातें सुन लेता है। अरे भाई, क्या तुम लोगों को हमेशा दूसरों के घर की लड़ाइयों में ही मजा आता है? सुनिए जी, ये हमारा निजी मामला है। आप हम सास बहू के बीच में नहीं बोले, वही बेहतर है। ये कहकर सरला राजेश को चुप करा देती है। इधर दोनों को आवाजें तो आ रही होती हैं, लेकिन खिड़की से ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। मम्मी, हमें लगता है लोगों के घरों में अंदर तक झांकने के लिए अब सिर्फ आंख और कान से काम नहीं चलेगा, हमें एक दूरबीन मंगानी पड़ेगी। हाँ बेटा, तो सही कह रही है, दूरबीन से हमारा काम और आसान हो जाएगा। दोनों सास बहू इसी तरह बातें करने लगती हैं। अगली सुबह कीर्ति रसोई में सबके लिए लंच बना रही होती है। तभी वहां सपना आती है। मैं तो आज डिनर में मिक्स वेज बनाने का सोच रही थी, लेकिन फ्रिज में तो हरी सब्जियां ही खत्म हो गई हैं। कोई बात नहीं, मुझे मार्केट में भी काम है, मैं जाऊंगी तो सब्जियां भी ले आऊंगी। कीर्ति की बात सुनकर सपना राहत महसूस करती है और अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद लंच बन जाता है और सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है। आज अंकित ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर आ जाता है। सुनो, मुझे कुछ रुपए चाहिए थे, थोड़ा जरूरी काम है, तो मैं तुम्हारे पर्स से कुछ पैसे ले रही हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जितने रुपए चाहिए तुम ले सकती हो। कीर्ति अंकित के पर्स से पैसे ले लेती है। इधर सरला भी राजेश से जरूरी सामान का बहाना बनाकर पैसे ले लेती है। ये मेरी तरफ से, और आज हमारा सामान लेकर ही आना। कीर्ति घर से बाजार के लिए निकलती है। रास्ते में वो अपना सबसे जरूरी सामान यानी एक दूरबीन खरीदती है। उसके बाद सब्जियां लेकर घर लौटने लगती है। तभी रास्ते में उसे निकिता, वर्तिका और शर्मा जी की छोटी बहू निधि मिलती है। अरे क्या बात है निधि, आज तो बड़ी सज धज कर घर से निकली हो, लगता है कहीं पार्टी में जा रही हो। यार, तुम्हारे ये हैंडबैग और ब्लैक साड़ी तो तुम पर डबल कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, और ये गोल्ड की इयरिंग लगता है नए बनवाए हैं।
अपनी तारीफ सुनकर निधि इतराते हुए बोलती है, हाँ हाँ भाई, सब कुछ नया है। ये साड़ी तो मेरे पति ने मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट की है। पिछले हफ्ते मेरा बर्थडे था तो उन्होंने गोल्ड के इयररिंग्स दिलवाए थे और ये पायल मेरी सास ने दी है। अच्छी लग रही है ना? वर्तिका और निकिता उसकी बात ध्यान से सुनती हैं और उसकी तारीफ करती हैं। तभी कीर्ति बीच में बोल पड़ती है, बस बस रहने दो, झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। साफ साफ क्यों नहीं बोल देती ये साड़ी तुम्हारी ननद की है? और तो और ये सोने के झुमके और पायल तुमने अपनी सास की तिजोरी से चुराई है। अरे कुछ भी, तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में? कुछ भी कैसे बोल रही हो? अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो रही है। कीर्ति की बातें सुनकर निधि हकलाने लगती है और बात को रफा दफा करके वहां से चली जाती है। अरे कीर्ति, सच में देखो तो इसकी जुबान कैसे लड़खड़ाने लगी। इसे देखकर तो लगता है कि सच में इसने चीजें चुराई हैं। उनकी बातें सुनकर कीर्ति मुस्कुराती और चुपचाप अपनी सब्जियां और दूरबीन लेकर घर आ जाती है। जैसे वो रसोई में सब्जियां रखकर सरला को दूरबीन दिखाती है, सरला बालकनी में पहुंच जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। देखो शर्मा जी के घर का सारा नजारा साफ दिख रहा है। अरे ये क्या, इनकी बहू इतनी गुस्से में घर आ रही है। मम्मी दूरबीन शर्मा जी की वाइफ की तरफ करो। निधि से ज्यादा गुस्से में तो वही होंगी। आखिर उनकी बहू की चोरी के बारे में जो उन्हें पता चल गया। बाजार में कीर्ति ने जो बात कही थी वो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। शर्मा जी की पत्नी को पता चलता है कि निधि ने उनके गहने चुराए हैं और उनकी बेटी की साड़ी भी पहन रखी है। उसी समय निकिता भी अपने घर के बाहर खड़ी होती है। अरे भाई, सच में जो कीर्ति कह रही थी वो 16 आने सच है। आखिर इन दोनों सास बहू की जोड़ी को पूरे मोहल्ले की खबर कैसे रहती है? एक तरफ कीर्ति दूरबीन से सबके घर का नजारा देख रही होती है, दूसरी तरफ पूरे मोहल्ले के लोग हैरान होते हैं कि उन्हें इतनी सारी बातें पता कैसे चल जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चीकू के हाथ वो दूरबीन लग जाती है। अरे वाह मम्मी, ये तो मस्त चीज है। देखो ना, सबके घर साफ दिखाई दे रहे हैं। अरे ये पिंकी आंटी छुप छुप कर क्या खा रही है? अरे बदमाश, ये तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गई? लाओ मुझे दो, ये खेलने की चीज नहीं है। मम्मी खेलने दो ना, मैं भी बड़ा होकर आपके जैसा जासूस बनूंगा और पूरे मोहल्ले की जासूसी करूंगा। चीकू की बात सुनकर वहां मौजूद दिव्या और अंकुश हंसने लगते हैं। कीर्ति चीकू के हाथ से दूरबीन छीनकर अलमारी में रख देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दिव्या टाइट जीन्स और शॉर्ट टी शर्ट पहनकर कॉलेज के लिए निकलती है। घर के सामने कुछ पड़ोसनें खड़ी होती हैं। दिव्या को देखकर पूनम बोल पड़ती है, अरे देखो तो ये सरला सबकी खबर रखती है, लेकिन इसकी बेटी कैसे ऊट पटांग कपड़े पहनकर कॉलेज जाती है। पूछो मत, इसकी लड़की के लक्षण देखकर तो नहीं लगता कि पढ़ती भी होगी। अरे पढ़ने वाले बच्चे तो काजल जैसे होते हैं। मेरी लड़की पूरे कपड़े पहनती है, घर का सारा काम भी करती है और पूरी पूरी रात पढ़ाई करती है। बहुत मेहनत करती है मेरी बच्ची। तभी कीर्ति और सरला उनकी बातें सुन लेती हैं और सरला, हाँ हाँ भाई, इसकी बच्ची बड़ी मेहनत करती है। आप लोग भी रिजल्ट देख लेना। अरे किताबों को सामने रखकर कानों में ईयरबड्स लगाकर पूरा दिन बातें करती रहती है। और नहीं तो क्या, कॉलेज कहाँ जाती है? ये तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पिकनिक मनाती है। क्यों आंटी, आपकी बेटी ने आपको ये सब नहीं बताया क्या? इतने में काजल भी वहां आ जाती है। काजल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरी भाभी क्या कह रही है? कॉलेज में किस लड़के के साथ घूमती है तू? हे भगवान, इन्हें ये खबर कहाँ से मिल गई? मेरा कॉलेज तो इतना दूर है, क्या इनकी आंखें वहाँ भी चली गईं? देखा रेखा आंटी, काजल के पास कोई जवाब ही नहीं है। तू घर चल, तुझे मैं बताती हूँ। जहां 2-4 औरतें इकट्ठी हों वहां सरला और उसकी बहू ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। दोनों मिलकर सबको जवाब देती रहती हैं। उधर सुनीता उनकी बातों से बहुत गुस्सा हो जाती है। काजल, तूने तो मेरी नाक कटवा दी। मैं 4 औरतों में तेरी तारीफ कर रही थी, लेकिन सरला और उसकी बहू ने हमारी ही पोल खो दी। आज से तेरा कॉलेज जाना बंद। कीर्ति की बातों में आकर सुनीता काजल को बाहर पढ़ने जाने से मना कर देती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर पर राजेश का दोस्त महेश आता है। अरे भाई आओ, कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं यार, वही जो प्लॉट तूने लेना चाह रहा है ना, उसे एक और लड़का भी खरीदना चाहता है। अरे नहीं नहीं चाचा, वो प्लॉट तो हर हाल में हमें ही चाहिए। आपको पता नहीं उसके ऊपर हमने कितने रुपए खर्च किए हैं। अरे बेटा, चिंता क्यों करता है? मेरे होते हुए ये बता कीमत कितनी लगाऊं? चाचा, आपके घर की ही बात है, आपको जो सही लगे वही लगा दीजिए। महेश एक वकील होता है। वो कुछ देर सबसे बातें करता है और फिर वहां से चला जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रविवार होता है। यार, पूरा दिन काम और अपने ड्रीम्स के पीछे भागते भागते मैं तो अच्छे से ड्रेसअप करना ही भूल गई हूँ। चलो, क्यों ना आज अंकुश को इम्प्रेस किया जाए। सपना सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, फिर नहाकर तैयार होती है। आज उसने हल्के गुलाबी रंग की एक सुंदर साड़ी पहनी थी। वो अपने हाथों से कॉफी बनाकर अंकुश को उठाने जाती है। क्या बात है, आज किसे बेहोश करने का इरादा है? बस आप बेहोश हो जाओ, वही काफी है मेरे लिए।
ये सुनकर अंकुश हंसने लगता है। वो कॉफी लेता है और प्यार से सपना को देखने लगता है। बस बस, क्या पूरी रोमांटिक डेट यहीं बेड पर बैठे बैठे करने का इरादा है? जल्दी से उठो, आज मेरा पूरा प्लान है। पहले शॉपिंग करेंगे, फिर सैलून जाएंगे, उसके बाद डिनर करेंगे और मूवी देखकर घर आ जाएंगे। अरे मैडम, प्लान में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे बीच बीच में तुम्हें देखता रहूं। अंकुश की बात सुनकर सपना हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर निकल जाते हैं। दोनों को बाहर जाते देखकर अंकित का भी मन करता है। कीर्ति, देखो आज संडे है, घर पर भी ज्यादा काम नहीं है, चलो हम भी मूवी डेट पर चलते हैं। संडे की छुट्टी आपकी होती है, मेरी नहीं। मुझे बहुत जरूरी काम है, आप आराम कर लीजिए, फिर कभी देखेंगे। पापा मम्मी को घर रहने दो, हम दोनों चलते हैं बाहर, मस्त बाहर का खाना खा कर आएंगे। हाँ हाँ चिट्टू चटोरे, तुझे तो बस बाहर के खाने का मौका मिलना चाहिए। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। इधर कीर्ति अंकित के साथ बाहर जाने से साफ मना कर देती है। अंकित चीकू को लेकर बाहर घूमने चला जाता है। थोड़ी देर बाद, मम्मी जल्दी चलो बालकनी में, आज तो मिश्रा जी के घर बड़ा धमाका हो रहा है। अरे भाई रुक, मेरा चश्मा कहाँ गया? सरला अपना चश्मा उठाती है। कीर्ति उसे दूरबीन देती है और दोनों बालकनी में जाकर बैठ जाती हैं। मम्मी देखो तो मिश्रा जी की बहू कितनी बदतमीजी से अपनी सास से बात कर रही है। हाँ, और ये पूरी दुनिया में अपनी बहू के गुणों का बखान करती फिरती हैं। दोनों सास बहू ऐसे ही बैठकर मोहल्ले वालों की बातें करने लगती हैं। उधर अंकित और चीकू भी बाहर से घूमकर वापस आ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें मोहित की पत्नी सीमा मिलती है। अरे क्या बात है भाभी जी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। लगता है मोहित के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान है। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही एक दोस्त के घर डिनर पर जा रहे हैं। वैसे तुम ये बताओ, कीर्ति कहाँ रहती है आजकल? ना किसी किटी पार्टी में आती है और ना ही शॉपिंग पर। सीमा के साथ निकिता भी होती है। वो तुरंत बोल पड़ती है। अरे भाई, उन्हें तो मोहल्ले की जासूसी करने से ही फुर्सत नहीं है। वैसे अंकित भैया, कीर्ति को मत बताना, वरना हमारा जीना हराम कर देगी। ये कहकर दोनों वहां से चली जाती हैं। अंकित खुद भी कीर्ति की हरकतों से परेशान होता है, इसलिए कुछ नहीं कहता। दूसरी तरफ सपना और अंकुश साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हैं। सच में आज बड़े दिनों बाद ऐसे अकेले में समय बिताकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, आज तो अच्छे खासे पैसे भी खर्च हो गए। यार, तुम पर पैसे खर्च करना अच्छा लगता है मुझे। वैसे भी तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। तुम्हें जो लेना है आराम से ले लो। सपना और अंकुश दिल खोल कर एंजॉय करते हैं। अंकुश उसे खूब सारी शॉपिंग कराता है। उसके बाद दोनों घर वापस आ जाते हैं। क्या क्या लेकर आयो इतने सारे शॉपिंग बैग, जरा हमें भी तो दिखाओ। सपना अपना सारा शॉपिंग का सामान घर वालों को दिखाती है। कीर्ति और सरला को उसकी शॉपिंग में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए अंकित के मन में थोड़ा सा मलाल होता है। भाभी सच में साड़ी आप पर बहुत प्यारी लगेगी, इसे जल्दी पहनिएगा। हाँ हाँ जरूर, वैसे भी अगले हफ्ते हमारा प्लान है। सपना की बात सुनकर दिव्या मुस्कुरा देती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजेश घर के बाहर लॉन में बैठा अपने फोन पर वीडियो देख रहा होता है। अचानक उसके सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति का वीडियो आता है, जिसमें दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और साथ समय बिताते हैं। एक हम है, पत्नी होते हुए भी अकेले रहना पड़ रहा है। सरला को तो इधर उधर झांकने से ही फुर्सत नहीं है। कीर्ति और सरला की जोड़ी इतनी मशहूर हो चुकी होती है कि दोनों ने अपने पतियों को भी नजरअंदाज कर रखा होता है और हर समय दूसरों की जासूसी में लगी रहती हैं। थोड़ी देर बाद राजेश घर के अंदर आ जाता है। एक दिन महेश फिर से घर आता है। कीर्ति रसोई में खाना बना रही होती है। अरे राजेश यार, माफ करना, वो प्लॉट तुम्हारे नाम नहीं हो पाएगा। एक लड़का उसकी कीमत लगातार बढ़ाता जा रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम पीछे हट जाओ, वरना तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अरे यार, ये कैसे पीछे हट जाएं? उस प्लॉट के लिए मैंने पूरा प्लान बना रखा है, वो तो मुझे चाहिए ही। अरे अच्छा, फिर तो तुम्हें थोड़ी और कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इतनी बातें करके महेश वहां से चला जाता है। कीर्ति भी उनकी सारी बातें सुन लेती है। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। एक दिन तेज बारिश हो रही होती है। अंकित ऑफिस से घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसका दोस्त मोहित उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। यार, कुछ कड़क पकौड़े और कॉफी ऑर्डर करते हैं। बारिश के मौसम में चटपटा खाने का ही मजा है। हाँ भाई ठीक है, जैसा तेरा मन हो। वैसे भी आज की पार्टी मेरी तरफ से है, तू जो चाहे ऑर्डर कर। इतना कहकर अंकित बाहर की तरफ देखता है। तभी उसकी नजर बारिश में रखी एक टेबल पर पड़ती है, जहाँ एक खूबसूरत कपल एक दूसरे की आंखों में देखकर हाथ पकड़कर डांस कर रहा होता है। यार पता नहीं मैं ये सब इतना मिस क्यों कर रहा हूँ। अंकित अपनी जिंदगी में ये सारी बातें बहुत मिस कर रहा होता है, लेकिन कीर्ति तो अपनी ही भागदौड़ में उलझी रहती है। दोनों दोस्त चाय पकौड़े खाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर घर लौट आते हैं। इधर सपना रसोई में दूध उबाल रही होती है। अचानक वो फोन देखने लगती है और सारा दूध उफन कर बाहर निकल जाता है। अरे दूध निकल गया, अभी बारिश में सब कड़क चाय मांगेंगे, अब क्या करूं? सपना तुरंत बाहर से दूध मंगवाती है और सबके लिए कड़क चाय बना देती है। अरे भाई, आज चाय का स्वाद कुछ अलग क्यों लग रहा है? स्वाद तो अलग लगेगा ही ना पापा, आज डेयरी का दूध नहीं बाहर से मंगवाया हुआ दूध है।
क्यों सपना मैडम, दूध उबलते समय रील देखना ज्यादा पसंद है ना? कीर्ति की बात सुनकर सपना हैरान रह जाती है। हे भगवान, इन्हें सिर्फ मोहल्ले वालों का ही नहीं, घर वालों की भी हर बात पता रहती है, जबकि रसोई में तो आसपास कोई था ही नहीं। इतनी बड़ी बात इन्हें कैसे पता लगी? क्या हुआ देवरानी जी, चाय तो पीजिए। सपना कीर्ति की बात को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। अंकुश छोटे बच्चों की फोटो देख रहा होता है। यार हमारे बच्चे कब होंगे? मुझे भी ऐसा छोटा सा बेबी चाहिए। मैंने शादी से पहले ही तुमसे कहा था ना कि 3 साल से पहले मैं बच्चे नहीं करूंगी। अब तुम अपनी बात पर रहो। हाँ ठीक है यार, मैं कब तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। दोनों इसी तरह बातें करते हैं। फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी चीकू पड़ोस के एक छोटे बच्चे को लेकर आता है। मम्मी देखो ना, ये बच्चा कितना क्यूट है। चाची मुझे भी ऐसा ही भाई चाहिए। बेटा तेरी चाची ने तो पहले ही तेरे चाचा से वचन ले रखा है, 3 साल तक कोई बच्चा नहीं करेगी। ये सुनकर सपना हैरान रह जाती है और अंकुश पर गुस्सा करने लगती है। ये हमारी पर्सनल बात थी, आपको मम्मी जी को बताने की क्या जरूरत थी? अरे कौन सी पर्सनल बात मैंने मम्मी को बता दी? वही कि हम 3 साल तक बच्चा नहीं करेंगे। मैंने नहीं बताई और तुम ज्यादा मत सोचो, अपना काम करो। सपना हैरान रह जाती है। जब अंकुश ने नहीं बताया तो आखिर मम्मी जी को ये बात कैसे पता चली? उसके मन में यही सवाल घूमने लगता है। तभी वो हॉल में आती है। अरे भाई, काजल तो इतनी अच्छी लड़की है, पता नहीं उसके घर वाले अब उसे कॉलेज क्यों नहीं जाने दे रहे हैं। पापा, जब कॉलेज के बहाने गलत काम करेगी तो घर वाले कॉलेज जाने से मना करेंगे ही ना। अब तक सपना को लगता था कि इन लोगों की बातें सिर्फ संयोग है, लेकिन जब उसके साथ खुद ऐसा होने लगता है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और कीर्ति से पूछती है, आखिर आप लोगों को क्या मजा आता है दूसरों के काम में टांग अड़ाने में? फिर वो लड़की पढ़े या ना पढ़े, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, उसकी अपनी अलग जिंदगी है। आप लोगों ने तो उसके साथ बहुत गलत किया है। अरे कुछ गलत नहीं हुआ बहू, हमने जो किया सही किया। क्यों जी, आपको भी तो पड़ोसियों की बातें सही लगती थी ना? ये सुनकर सपना हैरान हो जाती है। सब लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। अरे भाई, घर की बिजली को क्या हुआ? तभी अंकित छत से नीचे आता है। बस हमारी लाइट गई है, बाकी सबके घरों में तो बिजली आ रही है। कीर्ति भाभी, आपने बिजली का बिल तो भर दिया था ना? बिल का नाम सुनते ही कीर्ति चौंक जाती है। दरअसल घर का बिजली का बिल भरने की जिम्मेदारी उसी की होती है, लेकिन पड़ोसियों के चक्कर में वो पिछले 3 महीने से बिल भरना ही भूल गई होती है। वो मैंने भाभी रुको, मैं अभी फोन पर चेक करता हूँ। अंकुश जैसे ही फोन पर बिजली का बिल चेक करता है, 3 महीना का बकाया बिल दिखाई देता है। उसी वजह से घर की बिजली काट दी गई होती है। अंकुश सबको ये बात बता देता है। ये सुनकर सपना से भी चुप रहा नहीं जाता। वाह, मोहल्ले में क्या हो रहा है इसकी तो आपको पूरी खबर रहती है, लेकिन अपने ही घर में क्या हो रहा है उसकी जरा भी खबर नहीं है। हाँ बिल्कुल, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप लोग बाहर के कामों में इतनी मशरूफ हो गई हैं कि घर का ही काम बिगाड़ दिया। नहीं, आज तो मैं जान कर रहूंगी कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों करती हो। अपना घर का काम छोड़कर पड़ोसियों के घर में झांकते हो, क्या ये इतना जरूरी है? सपना की बातें सुनकर कीर्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सरला भी भावुक हो जाती है। चलो, जब जुबान पर बात आ ही गई है तो तुम सच भी सुन लो। सरला सपना को सब सच सच बताने लगती है। मम्मी, इस बार तो महीने के खर्च के पैसे 15 दिन में ही खत्म हो गए। देखो, चीकू की स्कूल यूनिफॉर्म, जूते और किताबें भी घर के खर्च से ही आई हैं। अब राशन भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं बेटा, तूने कौन से पैसे खा लिए? जैसे अंकित ऑफिस से आएगा उससे पैसे ले लेना। ये कहकर सरला अपने कमरे में चली जाती है और कीर्ति अपने काम में लग जाती है। शाम होते ही अंकित घर लौट आता है। खाने में क्या बनाया है? जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे आप इतनी देर से आए? दरअसल आज घर में राशन खत्म हो गया था और पैसे भी नहीं थे, इसीलिए मैंने सिर्फ दाल चावल बनाए हैं। कल हम बाजार जाकर घर का सारा सामान खरीद लेंगे। कीर्ति की बात सुनकर अंकित गुस्सा हो जाता है। यार मैंने घर खर्च के लिए इतने पैसे दिए थे और तुम लोगों ने 15 दिन में ही सब खर्च कर दिए। तभी पड़ोसन पिंकी वहां आ जाती है। अरे भाई, क्या हो गया? क्यों इतना हंगामा मचा रखा तुम लोगों ने? कुछ नहीं काकी, कितना भी कमा लो घर के खर्च हमेशा भारी पड़ जाते हैं। पता नहीं घर कैसे चलता है। अरे भाई, कीर्ति को थोड़ा सीखना चाहिए। मेरी बहू निकिता बड़े अच्छे से घर चलाती है। तुम्हें पता है, ऐसे ही थोड़े थोड़े पैसे बचाकर उसने पिछले महीने 1 तोले की सोने की चेन बनवाई है। हाँ भाई सरला, अपनी बहू को भी कुछ सिखाओ कि घर कैसे चलाया जाता है। घर में आग लगवाकर पिंकी वहां से चली जाती है। इधर अंकित और राजेश दोनों सरला और कीर्ति को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अगले दिन सरला घर के बाहर खड़ी होती है। तभी उसे पिंकी के घर से लड़ाई की आवाज सुनाई देती है। मैं कोई फिजूल खर्च नहीं करती, मेरा मन किया तो मैंने नई साड़ी खरीद ली। इसमें क्या गलत कर दिया? पैसे भी खर्च करने के लिए ही तो कमाते हो आप। तो सोच, अगर 1 महीने की सैलरी नहीं आई तो क्या भूखी मरोगी? तभी कीर्ति भी सरला के पास आ जाती है। बहू, तुम भी वही सुन रही हो ना जो मैं सुन रही हूँ? हाँ मम्मी, वही सुन रही हूँ। ये लोग जो दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, बस हमारे घर में आग लगवाने आ जाते हैं।
पता नहीं इन्हें इस काम में क्या मजा मिलता है। दोनों सास बहू हकीकत जानकर बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। दोनों चुपचाप घर आ जाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन पड़ोसन कमला इनके घर लड्डू लेकर आती है। लो भाई मुंह मीठा करो। काकी वो तो ठीक है, लेकिन आज किस खुशी में लड्डू बांट रही हो? अरे भाई मेरे बेटे ने गुरुग्राम में एक प्लॉट लिया है, बहुत जल्द हम वहाँ अपना घर बना लेंगे। अब शहर में नौकरी है तो वहीं रहने का सोच रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सोच तो हम भी कई सालों से रहे हैं, लेकिन अभी तक बजट ही नहीं बन पाया। अरे भाई प्लॉट खरीदने में मेरी बहू के मायके वालों ने बहुत मदद की है। उसके पापा ने अपने भाइयों से पैसे लेकर वो प्लॉट मेरे बेटे के नाम कर दिया। आखिर फायदा तो उनकी बेटी का ही है, वो आराम से रहेगी। कमला की बात सुनकर अंकित भी सोच में पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद कमला भी वहां से चली जाती है। एक हम है जो महंगाई में ही लुट गए। कितना किस्मत वाला है अरुण, बिना मेहनत के ही प्लॉट उसके नाम हो गया। ये बात कीर्ति को बहुत बुरी लगती है और वो उदास होकर बालकनी में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर कमला के घर पर पड़ती है, जहां अनुज अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। भाई दिन रात एक कर रखी थी मैंने इस प्लॉट को खरीदने में। मेरी 10 साल की मेहनत का फल है ये। एक रुपया जोड़कर खरीदा है। अब किसी तरह इसमें एक घर भी बना लूं। अनुज की बात सुनकर कीर्ति हैरान रह जाती है। वो तुरंत सरला के पास आती है। मम्मी जैसे कमला आंटी कह रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। अनुज ने अपनी मेहनत की कमाई से वो प्लॉट खरीदा है। इन पड़ोसनों का तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये आए दिन हमारे घर में नया कलेश करवाती रहेंगी। कीर्ति और सरला पड़ोसियों की वजह से घर में होने वाले झगड़ों से तंग आ जाती हैं। तभी दोनों एक फैसला लेती हैं। मम्मी जिस तरह से हमारे घर में आग लगाती हैं, उसी तरह से हम भी इन्हें सच्चाई से रूबरू करा सकते हैं। हमने तो कभी नहीं बताया कि इनकी बहुएं पति के पैसों से शॉपिंग करती हैं और नाम अपने मायके वालों का कर देती हैं। हाँ, और इन्हें खाना बनाना भी नहीं आता, बाहर से ऑर्डर करती हैं और खुद अच्छी बनने का दिखावा करती हैं। कीर्ति और सरला की बात सुनकर दिव्या, सपना, अंकित और अंकुश सब चुप हो जाते हैं। राजेश को भी अपनी गलती का एहसास होता है। हाँ भाई मैं मानता हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। हमने लोगों की बातों में आकर तुम लोगों को गलत समझा और तुम पर उंगली उठा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें माफ कर दो। सच में मम्मी और खासकर कीर्ति, मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे सच्चाई पता ही नहीं थी। कोई बात नहीं, अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन इन पड़ोसियों को भी सबक सिखाना जरूरी था। वो तो काफी अच्छे से सीख गए हैं बहू। पड़ोसी तुम सास बहू से इतना डर गई हैं कि अब हम हमारे घर ही नहीं बल्कि किसी के घर में भी ताक झांक नहीं करती। लेकिन तुम दोनों भी ये सारी चीजें छोड़ दो, क्योंकि दूसरों के घर में ताक झांक करना भी उतना ही गलत है जितना दूसरों के घर में आग लगाना होता है। तभी सभी परिवार वालों को एहसास होता है कि सरला और कीर्ति की हरकतों के पीछे एक बड़ी वजह थी। तभी राजेश के फोन पर महेश का कॉल आता है। अरे भाई मैंने बहुत कोशिश की कि 50 लाख में डील लॉक हो जाए, लेकिन 5 लाख और बढ़ाने पड़ेंगे, फिर प्लॉट तुम्हारा हो जाएगा। अरे यार इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, परिवार से बात करके बताता हूँ। राजेश जैसे परिवार को ये बात बताता है तभी कीर्ति बोल पड़ती है। पापा महेश अंकल से डील फाइनल मत कीजिए, मैंने पता कर लिया है, ये सही जानकारी नहीं दे रहे। दूसरे वकील से बात हो गई है, वही यही डील 30 लाख में फाइनल करवा देंगे। कीर्ति की बात सही निकलती है। दूसरे वकील की मदद से डील कम कीमत में फाइनल हो जाती है। क्या बात है भाभी, आपकी जासूसी का फायदा हो गया हम सबको। जब वे पापा को बार बार बहाने लगा रहे थे मैं तभी समझ गई थी, इसीलिए मैंने पता किया जो लड़का ऑपोजिट साइड है डील के वो भी महेश अंकल का दोस्त है और वो दोनों तरफ फायदा चाह रहे थे। इसी तरह दोनों सास बहू जासूसी छोड़ देती हैं और परिवार में सभी हंसी खुशी मिलकर रहने लगते हैं।